Assalamu alaikum and welcome to Alizi Vlogs. First of all, I am professionally back to my work. अगर आपने इस वीडियो का डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके तवज्जो से डिस्क्लेमर को पढ़ लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें. So I am here front of you with a special topic. पिछले दिनों पाक भारत कशीदगी पहलगाम अटैक के बाद उस पर भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर ध्रुव राठी ने पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए, पाकिस्तान को एक दहशतगर्द रियासत कहा. लेकिन एक चीज क्लियर जरूर है, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है. पाकिस्तान ने जो किया उससे फिर एक बार साबित हो जाता है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवाद को सपोर्ट करती है. आज बहसियत पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान का मुकदमा आपके सामने रखूंगा. ध्रुव राठी ने पाकिस्तान के हवाले से क्या कुछ कहा, वो तमाम बातें आपके सामने रखी जाएंगी और बहसियत पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान का इस वीलॉग में दिफा करूंगा. ध्रुव राठी ने कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता. लेकिन एक चीज क्लियर जरूर है, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है. मैंने इंटरनेट पर बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई एक भी ऐसी वजह नज़र नहीं आई जिस पर पाकिस्तान पर भरोसा न किया जा सके. अलबत्ता भारत की तरफ से मुतअद्दिद मरतबा बैनुल अक़वामी मुआहदों को पामाल किया गया, उनको मुअत्तल किया गया, जिस पर यह कहा जा सकता है कि भारत पर किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता. अक़वाम मुत्तहिदा की 1948 की करारदादों के मुताबिक कश्मीर की आवाम को ये हक़ हासिल होगा कि रेफरेंडम के ज़रिए वो ये फ़ैसला करें कि पाकिस्तान या भारत में से किसी एक के साथ रहना चाहते हैं या फिर आज़ाद रहना चाहते हैं. भारत ने इन करारदादों पर हामी भरी, लेकिन बाद में मुकर गया और आज तक कश्मीर में रेफरेंडम नहीं करवाया जा सका. 1972 में शिमला मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के तमाम तनाज़ात को टेबल पे बैठ करके हल किया जाएगा, लेकिन भारत ने मुतअद्दिद मरतबा इस मुआहदे को मुअत्तल किया और LOC के ऊपर छेड़छाड़ की. 1960 में सिंतास मुआहदा तय पाया जिसमें दरियाओं की तकसीम हुई और हाल ही में आपने देखा कि सिंतास मुआहदे को भारत ने मुअत्तल कर दिया. बैनुल-अक़वामी मुआहदे इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बनाए गए मुआहदों, इसमें आलमी बैंक, वर्ल्ड बैंक जैसा इदारा भी शामिल है, UN जैसे मुस्तनद दुनिया के इदारे शामिल हैं, उनकी करारदादों तक से मुनकर हो जाने वाला मुल्क भारत किसी भरोसे के काबिल नहीं. अलबत्ता पाकिस्तान ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर यह कहा जा सके कि पाकिस्तान भरोसे के काबिल नहीं. उसके बाद ध्रुव राठी फरमाते हैं कि पाकिस्तान ने सिविलियंस के ऊपर कायराना हमला किया. पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म. मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला किया. विकिपीडिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत की कशीदगी में पाकिस्तान के 51 लोग शहीद हुए, जिसमें 11 मिलिट्री पर्सन्स थे और 40 सिविलियन थे. अल जजीरा की इस रिपोर्ट के मुताबिक DGISPR कहते हैं कि एक मस्जिद पर हमला किया गया जिसमें 5 लोग शहीद हुए, जिनमें एक 3 साला मासूम बच्ची भी शामिल है. अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभानुल्लाह को निशाना बनाया गया. वहां पर 13 शहादतें हुई, जिनमें 2-3 साल की बच्चियां भी हैं. जियो न्यूज़ की इस खबर के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल के 7 साला बेटे इर्तजा तोरी को भी भारतीय हमलों में शहीद किया गया. ये मासूम बच्चा जिसका जंग के साथ कोई लेना देना नहीं था, ये सिविलियन था और टोटल कैजुअलिटीज़ जो हुई हैं वो 51 लोग भारत की तरफ से, जिसमें 40 सिविलियन हैं, उनको शहीद किया गया. जो मिलिट्री पूरे होशो हवास में इस तरीके से बेगुनाह सिविलियंस पर अटैक करे, मासूम बच्चों की जान ले, क्या उसे आतंकी नहीं कहा जाना चाहिए? आगे चलकर राठी साहब पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत साबित करते हुए हाफिज सईद और मसूद अजहर के बारे में कुछ तफसीलात लोगों को बताते हैं और तमाम जो सोर्सेज हैं वो इंडिया की वेबसाइट्स की कोट करते हैं. इस हवाले से क्या कहते हैं ये सुनिए. मुरी दके में मरकज ताइबा जो हाफिज सईद का हेडक्वार्टर्स है. हाफिज सईद जिसे यूनाइटेड नेशन साल 2008 में आतंकवादी डेजिग्नेट कर चुका है. 2012 में अमेरिका ने इस पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा था. यही जगह टेरर ग्रुप लश्कर ए ताइबा का नर्व सेंटर है. दूसरी जगह जिसे टारगेट किया गया मरकज सुभान अल्लाह, ये मसूद अजहर का बेस है. इसे भी साल 2019 में यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट की लिस्ट में डाला. 1 मिनट राठी साहब यहाँ पर रुकिए. यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहूँ. US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ. इसमें अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसे न सिर्फ दहशतगर्द कहा गया बल्कि उसके सर पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा गया. और आज से 4 दिन पहले की ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ. ये वही मोहम्मद अल जुलानी जो अब सीरिया के सदर हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं. ज़रा इनको आप जानते होंगे, नेल्सन मंडेला. माजी में नेल्सन मंडेला और उनकी तंजीम अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को अमेरिका की तरफ से दहशतगर्द करार दिया गया, जबकि बाद में उन्हें साउथ अफ्रीका के सदर के तौर पर कबूल भी किया गया. याद रहे कि 2008 तक उनका नाम अमेरिका की दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल था. ध्रुव राठी साहब ने जितने भी इंडियन वेबसाइट्स और खबर रसां इदारों का हवाला दिया हाफिज सईद साहब के हवाले से, अब ज़रा पाकिस्तान में हाफिज सईद साहब का स्टेटस देखते हैं.
ये BBC की न्यूज़ के मुताबिक हाफिज़ सईद को 11 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट की तरफ से। द राइटर्स की खबर के मुताबिक हाफिज़ सईद को पाकिस्तान की अदालतों ने 37 साल कैद की सज़ा सुना दी। अब ये सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की अदालतों ने हाफिज़ सईद को 78 साल कैद की सज़ा सुनाई हुई। अब एक नज़र डालते हैं ध्रुव राठी और भारत की हिपोक्रेसी के ऊपर। ये 2002 में ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में आपके सामने रखूंगा। ये 2002 की ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आपके सामने रखता हूँ। 28 फरवरी से 2 मार्च तक 3 दिन में हज़ारों हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसल्लह होकर मुसलमानों को कत्ल किया। मुसलमानों के घरों को जलाया, दुकानों, मस्जिदों और माल को नजर आतिश किया गया। ख़वातीन और बच्चों को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया और कत्ल करके उनकी लाशों को जला दिया गया। कई हमले पुलिस की मौजूदगी में हुए या पुलिस खुद हमला आवरों के साथ शामिल थी। पुलिस ने मुसलमानों की मदद करने से इनकार किया। कई जगहों पर हमला आवरों की रहनुमाई की। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व तंजीमों जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और RSS ने मुनज़्ज़म तरीके से हमले किए। हुकूमती अफसरान खास तौर पर वज़ीर आला नरेंद्र मोदी पर हमलों को रोकने में नाकामी या दानस्ता चश्म पोशी का इल्ज़ाम लगाया गया। द राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हज़ारों मुसलमान मारे गए, औरतों की बेहुरमती हुई, बच्चों को नहीं बख्शा गया। बहुत से लोग आज भी कैंपों में पनागज़ीन हैं जिन्हें ना सिर्फ मुकम्मल इंसाफ मिला बल्कि वो आज भी खौफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के CM थे और दुनिया के बड़े इदारे नरेंद्र मोदी को इसमें मुलव्वस पाते हैं। यूरोपीय यूनियन ने और बरतानिया ने अपने ताल्लुकात नरेंद्र मोदी के साथ महदूद कर लिए थे और अमेरिका ने नरेंद्र मोदी का वीज़ा तक मनसूख कर दिया था। जहां सारी दुनिया नरेंद्र मोदी का बाइकआउट कर रही थी, उसे कातिल समझ रही थी, वहां 140 करोड़ भारतीयों ने उसे अपना प्रधानमंत्री मंतखब कर दिया। अनफॉर्चुनेटली आज दुनिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये लिखती है कि 140 करोड़ लोगों का मेंटल इंटेलेक्ट ये है कि उनका वज़ीर आज़म एक ऐसा शख्स है। साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई जाती है। इसके बाद ध्रुव राठी एक ऐसी बात करते हैं जिस पर ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया हंस रही है। ध्रुव राठी के मुताबिक पाकिस्तान ने FATF को बेवकूफ़ बनाकर अपने आप को ग्रे लिस्ट से बाहर रखा। अजीब बात तो यह है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सियासत FATF को बेवकूफ बनाने में कामयाब रही है। FATF ने 2018 में पाकिस्तान के सामने 34 कंडीशंस रखी थी जिनको पूरा करने के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया। उन शराइत में टेरर फाइनेंसिंग पे कंट्रोल, मनी लॉन्ड्रिंग पे कंट्रोल, अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट में मौजूद अफराद के खिलाफ कार्रवाई शामिल थे। पाकिस्तान ने इन तमाम शराइत को पूरा किया और चेक एंड बैलेंस FATF का इस लेवल का होता है कि FATF की टीमें उस मुल्क में जाती हैं, वहाँ पे सर्वे करती हैं, हुकूमती इदारों और हुकूमती फ़ाइलों तक FATF के अफराद की रसाई होती है। मिलियंस ऑफ यूरोस का FATF का बजट है। दुनिया के 39 कंट्रीज़ की तंजीमें इसके अंदर मौजूद हैं। दुनिया के बड़े मोतबर इदारे, वर्ल्ड बैंक, अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे FATF की रिपोर्ट्स पर रिलाई करते हैं। और ध्रुव राठी ये कह रहे हैं कि जाकर ट्विटर पे मेरी वीडियो को टैग करें और FATF से सवाल करें कि पाकिस्तान को आपने ग्रे लिस्ट से क्यों निकाला। एक काम कीजिए, आप लोग जाकर दोस्तों उनके ट्विटर हैंडल को टैग कीजिए। उनका ट्विटर हैंडल है FATF न्यूज़। उन्हें टैग करते हुए जरा ट्वीट करके इस वीडियो का लिंक पोस्ट कीजिए और डिमांड कीजिए कि इन सबूतों के बेसिस पर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा से डाला जाना चाहिए। उसके बाद राठी साहब पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स के नाम लेते हुए उनके मुताबिक ये कहते हैं कि ये ग्रुप्स भारत में हीरोइन की स्मगलिंग करते हैं, भारत में मुतअद्दिद हमलों के अंदर मुलव्वस हैं और तमाम सोर्सेज जो हैं वो इंडिया ही की न्यूज़ एजेंसीज के कोट कर रहे हैं। लश्कर तैयबा की नार्को ट्रैफिकिंग स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा था। देश के युवाओं को ड्रग्स बेचकर भारत को कमजोर किया जाए और उससे जो पैसे मिले उसे टेरर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब आते हैं पाकिस्तान का वो रुख आपको दिखाएं जिसके मुताबिक भारत पाकिस्तान के अंदर किस दर्जे की दहशत गर्दी करवा रहा है। 29 अप्रैल 2025 को DGISPR एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाजिर सर्विस भारतीय फौज के अफसर की ऑडियो चला देते हैं। जब मेजर संदीप ऑफ द इंडियन आर्मी ने दहशतगर्द मजीद को हायर किया तो जस्ट लिसन टू दिस ऑडियो कॉल। आपकी बात, आप एकदम दुरुस्त बात बोल रहे हैं, बट अच्छे तो हम लोग भी नहीं हैं। जी जी, पहला काम हो भी नहीं रहा है, ठीक है ना? ठीक। इस ऑडियो के अंदर सुना जा सकता है
کہ संदीप वर्मा किस तरह पाकिस्तान में लाहौर से लेकर बलूचिस्तान तक बारूदी मवाद लगाने की बात कर रहे हैं। 11 मार्च 2025 को बलूचिस्तान के इलाके बोलान में बारूदी मवाद के साथ रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया जाता है और एक ट्रेन को यरगमाल बना दिया जाता है। 440 मुसाफिर उस ट्रेन में थे। 21 मुसाफिर और 4 सिक्योरिटी एहलकार इसमें शहीद हो जाते हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने डायरेक्ट रॉ की इन्वॉल्वमेंट करार दिया इस इंसिडेंट को। बलूचिस्तान के वजीर आला भारत को इसमें मुलव्विस कहते हैं। 3 मार्च 2016 को कुलभूषण यादव नामी एक शख्स पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस गिरफ्तार करती हैं और यह दावा किया जाता है कि वो भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर है और रॉ के लिए काम करता है। उसके बाद कुलभूषण यादव का वीडियो पैगाम सामने आता है जिसमें वो ये इकरार करता है कि वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहा था और ईरान के बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I am from the cadre of engineering department in the Indian Navy. And my cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken. उसका मकसद कराची में बदअमनी फैलाना और बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तंजीमों के साथ रवाबित बढ़ाना था। 2018 में कराची के अंदर चीनी कॉन्सुलेट के ऊपर हमला होता है और पाकिस्तान सीधा भारत की एजेंसी रॉ के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। 2020 में 4 आतंकवादी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला कर देते हैं और पाकिस्तान का दफ्तर खारजा इसमें रॉ के मुलव्विस होने का दावा करता है। अल जजीरा की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में लाहौर जौहर टाउन के अंदर एक धमाका होता है और पाकिस्तान इस धमाके का मास्टरमाइंड रॉ को कहता है। आर्मी पब्लिक स्कूल का इंसिडेंट जिसमें सैकड़ों बच्चों को बेगुनाह कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान भारत पर यह इल्ज़ाम लगाता है कि इस हमले में इस्तेमाल होने वाला मवाद और दहशतगर्दों की ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई, जहां पर भारतीय एजेंसियां और रॉ फ़ाल तरीके से काम कर रही है। पाकिस्तान ने कई मरतबा भारतीय एजेंसी रॉ पर यह इल्ज़ाम लगाया कि भारत अफगानिस्तान में TTP को ट्रेनिंग देती है ताकि वो पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ जारी रख सके। अब इन तमाम सबूतों, गवाहों और इल्ज़ामात के साथ क्या पाकिस्तान को भारत में रॉ के हेडक्वार्टर पे हमला कर देना चाहिए मिसाइलों से? माना कि आपके यहाँ संडास नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पड़ोसी का खेत भी नहीं है जहाँ जब दिल चाहे लोटा लेकर के आप घुस आओ, और जब यहाँ कोई बगैर इजाज़त के आता है तो उसका ये हाल कर दिया जाता है। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। उसके बाद ध्रुव राठी साहब पाकिस्तान की हालत पर तबसरा करते हुए महफूज होते हैं ऐसे में आम लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल है। मार्च 2023 में याद है कराची में क्या हुआ था? 11 लोग भगदड़ में मारे गए, जिनमें से 5 औरतें और 3 बच्चे शामिल थे। भगदड़ वहां हुई जहां रमजान के दौरान मुफ्त खाना बांटा जा रहा है। मुफ्त आटे के लिए लोग लाइन में खड़े होते वक्त मारे जा रहे हैं। सोच कर देखिए दोस्तों, ये 2024 की IQ एयर की रिपोर्ट है जिसमें दुनिया के 20 आलूदा तरीन यानी कि गंदे तरीन शहरों में से 13 तो सिर्फ भारत के अंदर मौजूद हैं और पिछले 6 सालों से दुनिया का डर्टीएस्ट कैपिटल दिल्ली माना जाता है। इससे ज्यादा गई गुजरी सिचुएशन किसी देश के लिए क्या हो सकती है? 2022 में इंटरनेशनल बैंक, WHO और यूनिसेफ का मुश्तरका प्रोग्राम JMP कहता है कि भारत में 157.3 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनके घरों में शौचालय यानी कि बाथरूम नहीं है। पाकिस्तान की आधी आबादी से भी ज़्यादा लोग भारत में खुले में लोटा लेकर के जाते हैं पटड़ियों और खेतों में। इससे ज्यादा गई गुजरी सिचुएशन किसी देश के लिए क्या हो सकती है? मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में रोज़ाना 5 साल से कम उम्र बच्चे 2000 बच्चे मर जाते हैं इस ओपन डेफिकेशन की वजह से, यानी कि खुले में शौच करने की वजह से। इससे ज्यादा गई गुजरी सिचुएशन किसी देश के लिए क्या हो सकती है? यहाँ 157 मिलियन लोगों के पास बाथरूम की सुविधा मौजूद नहीं है और इन्होंने 58,000 करोड़ के राफेल खरीद लिए। 36 बाय द वे अब सिर्फ 30 रह चुके हैं। इससे ज्यादा गई गुजरी सिचुएशन किसी देश के लिए क्या हो सकती है? द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारत
خواتین کے لیے ایشیا کا خطرناک ترین دیش کہلایا جاتا ہے۔ इससे ज्यादा गई गुजरी सिचुएशन किसी देश के लिए क्या हो सकती है? थॉमस राइटर फाउंडेशन की रिपोर्ट 2018 में कहती है कि भारत पूरी दुनिया में खवातीन के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क है, जहाँ पे जिनसी तशद्दुद, हरासानी और खवातीन की स्मगलिंग जैसे संगीन जुराइम पाए जाते हैं। NSO के सर्वे के मुताबिक भारत में 27 करोड़ लोग नाख्वानदा हैं, यानी कि कभी स्कूल ही नहीं गए। पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी, जितने लोग पाकिस्तान में हैं उससे ज़्यादा लोग भारत में तो अनपढ़ हैं, कभी स्कूल ही नहीं गए। मैंगलोर टुडे की ये रिपोर्ट देखें, इसमें एक 18 साल लड़की की शादी एक कुत्ते से करवा दी जाती है। लोगों के इज्तिमाई शऊर का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि वहाँ पर फिल्में भी ऐसी बनाई जाती हैं जिसमें लड़के और लड़कियों की शादियाँ दरख्तों और तलवारों से करवाई जाती हैं। जिस मुल्क में जहलियत का ये हाल हो, उस मुल्क की सरकार 1978 करोड़ रुपए चंद्रयान के साथ बांधकर चांद पे भेज देती है। इससे ज्यादा गई गुजरी सिचुएशन किसी देश के लिए क्या हो सकती है? द राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिर्फ 1% आबादी के पास मुल्क की 40.1% दौलत है, बाकी की 60% 99% लोगों में बटी हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी क्या कहते हैं कि अडानी और अंबानी जैसे लोगों को सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए, जबकि एक आम आदमी को वहां पर सिर्फ $2.1 योमिया मिलता है, यानी कि $2.1 जितना एक आम आदमी वहां पर कमा रहा है, वो भी वो लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं है। इलेक्शंस भी फेयर तरीके से नहीं हुई है, पूरे देश का मजाक बनकर रह गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इलेक्शंस में मुख्तलिफ मकामात पर भारत में धांधली हुई। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स भारत के अंदर मौजूद हैं जहां पर इलेक्शंस में धांधली के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। पंजाब से लेकर के राजस्थान, लुधियाना और केरला तक हर जगह पे धांधलियों की रिपोर्ट्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आप इस धांधली के खिलाफ क्या कर रहे हैं? आपने एक वीडियो में नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर कहा था। आप इस डिक्टेटर के इन फैसलों और इन हरकतों के खिलाफ बहसियत जनता ऑफ द कंट्री क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में इस धांधली और इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया। इमरान खान साहब को गोलियां तक मारी गई। आज वो 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है जेल के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तानी इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ, इस धांधली के खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं। 16,000 लोग जेलों में डाल दिए गए। इस्लामाबाद के डी चौक में लोगों के सरों में गोलियां तक मार दी गईं। लेकिन पाकिस्तानी अपने आज़ाद होने का सबूत दे रहे हैं। वो किसी के तसल्लुत को कबूल नहीं करते। वो डिक्टेटर्स को, वो मुसल्लत माफिया को इस मुल्क का मालिक नहीं समझते। हम पाकिस्तानी पाकिस्तान को ऑन करते हैं, अपने आप को इसका मालिक समझते हैं। किसी भी खबती या पागल डिक्टेटर को इसके फैसले करने का हक नहीं देते, ना ही उसके फैसलों को कबूल करते हैं। यहाँ किसी भी ताकतवर को भगवान नहीं माना जाता, उससे सवाल किया जाता है, उसके खिलाफ एहतजाज किया जाता है। आपने ख्वाजा आसिफ का वो बयान तो चलाया जिसमें वो दहशतगर्दी की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन ये वाला बयान नहीं चलाया। मेरे पास वो मैसेज भी मौजूद है, मैंने जनरल बाजवा को भिजवाए। मैंने कहा ये रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। मुझे उन्होंने आगे से उसी पे मैसेज पे व्हाट्सएप के जवाब दिया। मैंने व्हाट्सएप पे भिजवाए, व्हाट्सएप पे उनका जवाब आया। उन्होंने कहा डोंट वरी, देयर इज नो नीड टू वरी या डोंट वरी अबाउट। इस तरह की ये आवाम के इलेक्टेड लोग नहीं हैं, आवाम ने इसे वोट नहीं दिया और इसके खिलाफ पाकिस्तान की आवाम रेजिस्ट कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि भारत में आप क्या कर रहे हैं? इसी नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ, कश्मीर वैली में हमला हुआ, उड़ी में हमला हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, रियासी के अंदर दहशतगर्द हमला हुआ, डोडा में हमला हुआ, पहलगाम अटैक हुआ। आपने सवाल पूछा। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक कश्मीरियों को रेफरेंडम का हक दिया गया है। क्या आपने मोदी जी से सवाल पूछा कि कश्मीर में रेफरेंडम कब करवाया जाए? मोदी ने यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल और कश्मीरी दोनों के साथ धोखा करते हुए आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया। आपने सवाल पूछा। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने इसकी सख्त मुखालफत की और इसे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया। आपने सवाल पूछा। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल इसे इंसानी हकूक़ की सख्त खिलाफ वर्जी करार देते हैं। आपने मोदी जी से सवाल पूछा। सिर्फ हिंदुत्व को खुश करने के लिए और अपने वोट बटोरने के लिए मोदी माफिया भारत को किस तरह इस्तेमाल कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ। क्या आप रेजिस्ट कर सकते हैं? क्या आप सवाल पूछ सकते हैं? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अमीनुल इस्लाम, जिग्नेश मेवानी और इन तमाम मुखालिफ सियासतदानों को मोदी जी ने उठा करके जेलों में डाला। क्या आपने सवाल पूछा? राहुल गांधी तक को नाअहल करके 2 साल की कैद सुना दी गई थी। आप में हिम्मत है मोदी जी से सवाल पूछने की? इस देश में मस्जिदें तोड़कर मंदिर बनाए जाते हैं, जहां पर गोश्त खाने पे तलवारों से सरेआम कत्ल कर दिया जाता हो, जहां गुजरात के
हजारों बेगुनाहों के कातिल को प्रधानमंत्री बना दिया जाता हो। आपका देश, आपका मीडिया गोदी मीडिया है। आपकी आवाम उस शख्स को भगवान मानती है जिसे दुनिया के आलमी इदारे और भारत के मुसलमान दहशतगर्द मानते हैं। पहलगाम अटैक एक जालिमाना अटैक था। बेगुनाहों की मौत का अफसोस पूरी दुनिया को है, लेकिन आपके पास सिवाय एक टेलीग्राम चैनल की कंफर्मेशन के और कोई सबूत नहीं था। वो भी बाद में टीआरएफ ने डिनाई कर दिया कि उनका चैनल भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज ने हैक कर लिया था। पाकिस्तान ने बार बार आज़ादाना तहकीक का मुतालबा किया, लेकिन आप अपने आप को खित्ते में दादा समझते हुए पाकिस्तान की सरहद के अंदर घुस आए। जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता। हम अमन चाहते हैं। देयर इज़ नो अदर रिलीजन इन दिस वर्ल्ड जो ये कहता हो कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हम किसी लड़ाई में पहल नहीं करेंगे, लेकिन अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं।